हो गया था कंप्लीट क्या? हार्टलैंड तो पूरा हो गया था, कुछ बचा था। नोट्स आके पढ़े थे, प्रिंटेड नोट्स जो दिया था घर में दिए होंगे वो लो। तो हार्टलैंड कंप्लीट हो गया था क्या? तो हार्टलैंड में आपका एक तो 1904 वाला देखे थे, फिर उसके बाद 1919 वाला, फिर 1943 वाला। तो 1904 में पायोट एरिया था, धुरी क्षेत्र था आपका जो है, उसी को थोड़ा सा क्षेत्र पूर्वी यूरोप का जोड़ते हुए उसको उसने क्या कर दिया, हार्टलैंड वर्ड यूज कर दिया, राइट। और फिर 1943 में दो उसने क्या बना दिए, हृदय स्थल बना दिए, हार्टलैंड बना दिए, है ना। एक हार्टलैंड बनाया वेस्टर्न यूरोप प्लस यूएसए वगैरह को मिला करके, नॉर्थ अमेरिका वगैरह को मिला करके, क्योंकि इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है, दोनों की जो आइडियोलॉजी लगभग क्या होती है, सेम से मिलती है, वेस्टर्न यूरोप और यूएसए वगैरह की जो है। तो इसको एक हार्टलैंड आपका ये वाला, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था, जिसका लीडरशिप कौन कर रहा था, आपका यूएसए। दूसरा आपका जो है यूरोपियन हार्टलैंड, जिसमें आपका ईस्टर्न यूरोप और प्लस रसिया, इनकी आइडियोलॉजी सेम थी, इनकी विचारधारा सेम थी, साम्यवादी विचारधारा। तो दो हार्टलैंड बना दिए कब, आपका 1943 में। तो फिर से जो 1943 में संशोधन किया, दो हार्टलैंड बना दिया, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर शीत युद्ध जो है कहीं ना कहीं फिर से मैकिंडर सही हो जाते हैं, है ना। मैकिंडर फिर सही दिखाई देते हैं, क्योंकि कोल्ड वार में क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, और उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट होता है। तो कोल्ड वार में दोनों के बीच में क्या होता है, तू मैं चलते रहती है, लेकिन अपनी विचारधारा की लड़ाई चलते रहती है। तो फिर से हार्टलैंड क्या हो गया, हार्टलैंड जो थ्योरी है मैकिंडर के द्वारा जो दिया गया, लगभग फिर से सही दिखाई देती है कि नहीं। और जब 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकअप हो जाता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है 12 देशों में, है ना। मतलब जो आज रसिया है, पहले 12 देशों का एक पूरा यूएसएसआर के रूप में क्या था, ग्रुप था। तो जब रसिया टूट जाता है 1991 में, तब जाके मैकिंडर की जो फिर थ्योरी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है ना, प्रभाव कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो है मैकिंडर आज भी कई जगह पे सही दिखाई देते हैं। उस समय 91 में रसिया ब्रेक टूट गया, विखंडन हो गया, कमज़ोर हो गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, तो उतना पावरफुल नहीं रहा। लेकिन फिर से उसने अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाया और आज रसिया फिर से उठ खड़ा हुआ है। आज रसिया फिर से क्या हुआ, ताकतवर देश के रूप में उठ खड़ा हुआ है आपका जो, और आज समय समय पे यूएसए को, दोनों को चुनौती देता है। आई ना बात समझ में। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो कुछ समय के लिए 91 से लेकर के आपका पिछले शताब्दी तक, मान लो 2000 तक, 2002 के बाद फिर से खड़ा हो गया वो। 2002 से 2008 में यूएसए को उसने बाकायदा क्रीमिया वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में टक्कर दे दी थी 2008 में, और बाद में जॉर्जिया वगैरह में भी उन्होंने यूएसए को अच्छी खासी फाइट दी, है ना। आपका स्टैंड ऑफ होता है उसमें जो है। तो इस तरीके से 2000 के बाद फिर से रसिया ताकतवर देश के रूप में उभर करके सामने आया हुआ है। और आज फिर से देखेंगे तो वैसे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुध्रुवी देश विश्व की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखेंगे तो दो मुख्य ताकतवर देश दिखाई देते हैं, है ना। हालांकि चाइना भी उभर के आया है, लेकिन चाइना भी उतना खुल करके विरोध, मनमानी नहीं करता जितना रसिया और यूएसए करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी देखेंगे तो मैकिंडर सही दिखाई देता। रसिया अपनी मनमानी कर रहा है, उधर यूक्रेन वगैरह पे अटैक करके कोई रोक नहीं पा रहा है उसको, इधर यूएसए अपनी मनमानी करता है। तो आज भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दो ताकतवर देश शीत युद्ध तो 1943 में जो बताया था, आज भी दो हार्टलैंड के रूप में काम कर रहे हैं। रसिया के साथ चाइना
है ना। भारत जैसे देश न्यूट्रल रहते हैं, बहुत ज़्यादा रसिया का सपोर्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा यूएसए भी नहीं है, अपने हितों को ध्यान में देखते हुए डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखता है कि रसिया से भी नुकसान ना हो और यूएसए से भी नुकसान ना हो। लेकिन कुछ देश जैसे चाइना के साथ, चाइना है तो रसिया के साथ है, नॉर्थ कोरिया वगैरह रसिया के साथ है, कुछ देश वेस्टर्न यूरोप के यूएसए के साथ नज़र आते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई, खुल करके उन्होंने यूएसए का सपोर्ट नहीं किया, तो कुछ चीज़ें चेंज जरूर हो रही है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं आपके, दो हार्टलैंड दिखाई दे रहे हैं कि इधर यूरोप एशिया वाला आपका रसिया वाला, इधर आपका वेस्टर्न यूरोप और यूएसए वाला। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है मैकेंडर के द्वारा जो बताया गया था वो विश्व में वह स्थिति दिखाई देती, भले ही थोड़ा बहुत कमज़ोर दिखाई देती है लेकिन देती जरूर है। तो इस तरीके से आज भी इसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बनी हुई है। आ रही बात समझ में? तो ये था किसका, मैकेंडर की थ्योरी थी। आलोचना वही है, आलोचना में वही बताया था मैंने आप लोग को कि आज कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पास मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट्स है कि नहीं। तो किसी भी क्षेत्र को पूर्णतः सुरक्षित कहना अपने आप में क्या है, बेवकूफ़ी है। किसी भी क्षेत्र को पूर्णतः सुरक्षित कहना अपने आप में क्या है, बेवकूफ़ी है। तो कोई भी देश पूर्णतः सुरक्षित नहीं है आप कह रहे। तो ये सब मैंने डाल दिया है। तीसरा चरण था विश्व राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, शांति की विजय की ओर। अमेरिका की बढ़ती शक्ति, उत्तरी अटलांटिक के महत्व को स्वीकार किया। लीना नेट जो रूस के उबड़ खाबड़ क्षेत्र है उसको कहा उसने जो है हृदय स्थल से बाहर कर दिया, उसने जो है वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दो ध्रुवों की बात की थी। तो इस तरीके से इसके बावजूद भी कुछ आलोचनाएं वही हुआ कि वायु शक्ति, साइबर शक्ति, अंतरिक्ष, आज की डेट में क्या हो रहा है, थोड़ा युद्ध के ड्रोन्स आ गए है कि नहीं। तो ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, इन सब के कारण से सुरक्षात्मक स्थिति क्या हुई है आपकी, चेंज हुई है। कोई भी देश कहीं पर भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी बैठे बैठे हम कहीं पर भी लॉन्च कर सकते हैं। तो पहला तो वही आलोचना हो गई आपकी जो है। इतिहास ने दिखाया कि पूर्वी यूरोप को नियंत्रित करने से स्वचालित रूप से विश्व वर्चस्व नहीं मिला, जैसे सोवियत संघ का अंततः पतन हुआ। उन्होंने कहा था कि जो पूर्वी यूरोप पे कंट्रोल करेगा वो पूरे यूरेशिया पे, फिर पूरे विश्व पे कंट्रोल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी आज की डेट में है ना, यूएसएसआर का विघटन हो गया, पतन हो गया अंततः जो। तो पूर्वी यूरोप से आपका हार्टलैंड पे कब्जा, हार्टलैंड से पूरा विश्व पे कब्जे वाली जो बात थी वो भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत साबित हुआ है कि नहीं। और संसाधनों की अनदेखी की, संसाधनों की अनदेखी का मतलब ये है कि जिसको उसने हार्टलैंड या महत्वपूर्ण क्षेत्र माना, राइट, वहाँ पे लोग कम रहते हैं है ना, वहाँ पे जलवायु ठंडी जलवायु है, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये आलोचना की जाती है। थोड़ा बहुत संसाधन वहाँ पर जरूर है, तेल है, कोयला है, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में उससे ज़्यादा संसाधन है। तो जब वो क्षेत्र ही पूरी तरह से बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते वहाँ पर, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे रहने लायक नहीं है, तो इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है, तो यहाँ पर उसकी आलोचना की जाती है। तो उन्होंने आंतरिक अर्धचंद्राकार, आज की डेट में हम लोग रिमलैंड जिसको कहा है, अभी नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, जो आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे संसाधन ज़्यादा है। तो आज वो क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसी के लिए लड़ाई हो रही है आज तेल संसाधनों के लिए आपके जो है, आई ना बात समझ में। तो वो आलोचना की स्पाइकमैन ने, तो वो आपका देख सकते हैं। फिर समकालीन प्रासंगिकता क्या है, तो मैंने बताया 21वीं सदी में इस सिद्धांत के निम्न माध्यमों से देखा जा सकता है। चीन का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से विश्व द्वीप को एकीकृत करने का प्रयास, कि आज भी मैंने कहा कि आज वह देश सबसे पावरफुल कहलाएगा जिसके पास तीनों शक्तियाँ हैं, स्थल, जल और वायु। तो सभी देश तीनों में क्या करने हैं, तीनों को मजबूत करने में लगे हुए। चाइना स्थल रूट बनाने की कोशिश कर रहा है, स्थल और समुद्र दोनों को जोड़ करके, है ना, IR पढ़ोगे उसमें आएगा, BRI करके पढ़ेंगे हम लोग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना जो है क्या कर रहा है, पूरा का पूरा हिंद महासागर से होते हुए, इधर से स्टार्ट करते हुए, इधर से होते हुए पूरा का पूरा श्रीलंका, इधर मालदीव, इधर अफ्रीका के देश, ये पूरा यूरोप तक एक रास्ता बना रहा है ना। इसमें समुद्र भी है और आपका इधर आपका क्या है, स्थलीय भाग भी है। तो उसको कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। तो IR में पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो ये इसके माध्यम से क्या कर रहा है, विश्व द्वीप को जोड़ने की कोशिश कर। विश्व द्वीप का मतलब क्या बताया था मैंने,
विश्व द्वीप का मतलब क्या बताया, जो अफ्रीका वाला भाग है और ये पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका का उत्तरी भाग और ये पूरे के पूरे इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, इन सब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है विश्व द्वीप कहते हैं, वर्ल्ड आइलैंड कहते हैं, या मैकिंडर ने उसको वर्ल्ड आइलैंड कहा है ना। आपका जो वर्ल्ड आइलैंड ये आपका दिखा हुआ है, कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इन तीनों को मिला करके इसने क्या कहा हुआ है आपका वर्ल्ड आइलैंड कहा हुआ है। तो चाइना आज क्या कर रहा है, इन्हीं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, ताकि उन पर उनका प्रभाव बढ़ सके। तो इस तरीके से अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना भी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में तो चाइना का ये वाला बेल्ट हो गया, BRI बेल्ट। और दूसरा है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पूर्वी यूरोप हृदय स्थल का प्रवेश द्वार पर प्रभाव के लिए संघर्ष हो रहा है कि नहीं। यूक्रेन उधर नाटो में जाके मिलने की सोच रहा था, तो इससे क्या होता, नाटो का प्रभाव, USA का प्रभाव, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका और यूरोपीय और बहुत सारे देशों का समूह है कि नहीं। तो यदि यूक्रेन उसमें मिल जाता तो क्या हो जाता, नाटो का प्रभाव कहाँ तक आ जाता, रूस तक आ जाता, मतलब USA का प्रभाव रूस तक पहुँच जाता। तो उसी के लिए यूक्रेन में उसने संघर्ष स्टार्ट किया कि भैया तुम मेरे घर तक, दरवाजे तक, तुमको कैसे पहुँचने देंगे हम। आई ना बस समझ, नाटो कहाँ तक पहुँच जाता, रसिया के घर के दरवाजे तक पहुँच जाता। यूक्रेन यदि उसमें शामिल हो जाए तो उसी का विरोध करने के लिए रसिया ने उस पर क्या किया, आक्रमण किया, और आज यूक्रेन लगभग 50 साल पीछे चला ही गया, है कि नहीं। यूक्रेन और कई सारे क्षेत्र पे कब्जा करके ही छोड़ेगा जिस तरीके से वह पीछे पड़ा हुआ है। तो स्थिति जो है वहाँ पर भविष्य पता चलेगा। सेंट्रल एशिया से इम्पोर्टेंस, आज मध्य एशिया का इम्पोर्टेंट बढ़ते जा रहे हैं। हृदय स्थल के केंद्र में खनिज और ऊर्जा संसाधन महत्वपूर्ण बने हुए। कजाकिस्तान में क्या मिलता है, यूरेनियम। कजाकिस्तान में क्या मिलता है आपका, यूरेनियम। तो वहाँ है तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उधर तेल वगैरह मिलता है। तो उसका संसाधन वगैरह मिलने के कारण से जो हार्टलैंड में इनको सम्मिलित किया था, वो कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हार्टलैंड जो उसने बताया था, कुछ कमियां जरूर है उसमें, कुछ कमियां समय के साथ सुधार भी किया उसने, लेकिन आज भी कई जगह पर वह सही दिखाई देता है, कई जगह पर वो आज भी रिलीवेंट दिखाई देता है। पूरी तरह से उसको हम इरिलीवेंट आज की डेट में, वो जो सिद्धांत मैकिंडर ने दिया था भू राजनीतिक रूप से, पूरी तरह से उसको खारिज नहीं कर सकते। कई सारी चीज़ें आज भी उसकी भू राजनीति में आपका जो है दिखाई देती है। आया समझ में। तो ये लास्ट कंक्लूजन आपका रहेगा। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ सिद्धांत समझ में आ गया होगा, और उसको अपने शब्दों में जो भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के तोड़ फिर करके इन्हीं चीज़ों को क्या करना है आपको लिखना है। इसमें कम है, प्रिंटेड नोट्स में और अच्छे से इसी को जितना मैंने कहानी बताई तुम लोग को समझा करके वहाँ पे डाल दिया है। पढ़े हो जाके, पढ़ने की कोशिश किए राहुल। अभी तुम प्रीलिम्स में लगे होगे वैसे तो, हाँ लग जाओ प्रीलिम्स में, लापरवाही मत करो, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब, तो फिर साल भर की मेहनत का कोई मतलब। अब आते हैं रिमलैंड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है रिमलैंड। स्पाइक्समैन ने दिया था, अमेरिका का था ये, मैकिंडर ब्रिटेन का था। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरी कौन सी है आपकी, रिमलैंड थ्योरी, स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी। तो इसने, स्पाइकमैन ने जो है हार्टलैंड की आलोचना की कि भाई मैकिंडर जिसको सुरक्षित क्षेत्र और पूरे विश्व पे नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र मान रहा है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे संसाधन सीमित है, लोग जनसंख्या सीमित है, और वहाँ की जो जलवायु है वह क्या है आपका उतनी अनुकूल रहने लायक नहीं है। आई ना बस समझ में। तो फिर वह कैसे इतना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, प्ले कर सकता है, इस संदर्भ में उसने आलोचना की। और उसने कहा कि जो आंतरिक क्रिसेंट जिसको कहा था, किसने, आंतरिक क्रिसेंट कहा था, आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा था किसने, मैकिंडर ने। उस क्षेत्र को उसने क्या नाम दिया, रिमलैंड नाम दिया। जापान तक इसका विस्तार बताए, पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, रिमलैंड उसको उसने कहा।
और उसने कहा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रीनलैंड, क्योंकि यहाँ पर संसाधन भरे पड़े हैं। विश्व की आधे से ज़्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है। आपका 3/4 जनसंख्या कहाँ रहती है पॉपुलेशन? चाइना, इंडिया सब इसी में आ गया। तो 3/4 पॉपुलेशन पूरे विश्व की कहाँ मिलेगी? यहीं पर मिलेगी। रिसोर्सेस में तेल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है जो पूरा मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। भारत, चाइना जैसे देश भी संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से स्पाइकमैन ने कहा कि हार्टलैंड महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करेगा। कौन सा रोल प्ले करेगा? आपका रिमलैंड। और जो रिमलैंड पे कब्जा करेगा वो पूरे विश्व पे नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि रिमलैंड का संबंध स्थल के साथ साथ जल से भी है। जलीय सीमा भी मिल जाती है, समुद्री सीमा भी मिल जाती है। इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र मिल जाएगा, इधर आपका भूमध्य सागर मिल जाएगा। तो स्थल और जल दोनों यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है? रिमलैंड। तो इस तरीके से हार्टलैंड की आलोचना की और रिमलैंड को महत्वपूर्ण बताया। रिमलैंड में कौन से क्षेत्र आ रहे हैं समझ में आ गया आप लोग को? पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप है कि नहीं, पूरा का पूरा भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, इधर पूरा मध्य पूर्व आ गया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जहाँ पे अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है सब पूरा का पूरा आ गया। भारत आ गया, चाइना आ गया, इधर जापान भी आ गया, जापान और इधर रसिया का उत्तर पूर्वी भाग आ गया, पूरा का पूरा। आया समझ में? तो ये रिमलैंड को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया विश्व के राजनीति में। किसने? स्पाइकमैन ने। क्योंकि अमेरिका का था तो अमेरिका के पक्ष में इन्होंने फेवर में सिद्धांत दिया। अमेरिका के लिए उसने दो बातें कही, या तो अमेरिका रसिया के साथ दोस्ती कर ले, अमेरिका या तो रसिया के साथ दोस्ती कर ले ताकि रिमलैंड पे कोई दूसरा देश कब्जा ना कर सके, उन दोनों का नियंत्रण रहे, या फिर रिमलैंड पे किसी अन्य देश को कब्जा करने से क्या करे? रोके। तो वही कोशिश कर रहे हैं ना कि इस क्षेत्र में ईरान वगैरह ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, इसी के लिए तो उसने युद्ध किया। उसने वहाँ पे हमला किया, उसने जो है परमाणु बम बना लेगा, ईरान बना लेता तो फिर वो किसी की सुनता नहीं है ना, क्योंकि एक परमाणु बम डराने के लिए काफ़ी है। उसके बाद भले वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे पे गिराएगा तो नुकसान तो उसका भी होगा ना। परमाणु बम ऐसा बम है कि वो एक ने कुछ समय पहले मरेगा, दूसरा कुछ देर बाद मरेगा, मरेंगे दोनों बस थोड़ा सा समय का क्या होगा, और जो बच गया उसके बाद जिंदा रहने लायक नहीं रहेंगे, अच्छा हो जाते थे कि मर ही जाते सोचते उन लोग, क्योंकि पूरी तरह से आपके जो है विकलांग हो जाएंगे कुछ कई जनरेशन तक। जापान में 1945 में बम गिराया गया, उसका प्रभाव आज भी देखता है। भोपाल में मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी 1984 में, उसका प्रभाव आज भी दिखता है। विकलांग बच्चे आज भी पैदा होते हैं वहाँ पे जो है, तो पूरा जीन्स चेंज हो जाते हैं, समझ गए ना। तो परमाणु युद्ध हुआ तो मर जाओ ज़्यादा बेटर, बच गए तो फिर ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ा और सही सलामत बच गया तो भगवान को धन्यवाद देना, अदरवाइज प्रभाव पड़ गया उसका बचे रहे तो जीने का कोई मतलब रहेगा नहीं, उससे अच्छा कि निपट ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है। तो इस तरीके से रिमलैंड को तो अमेरिका को सुरक्षित रखने के संदर्भ में स्पाइकमैन ने विचार दिए थे। उसने कहा कि ब्रिटेन से अच्छी दोस्ती उस्ती करनी चाहिए अमेरिका को, जो है भी आज भी, लेकिन अभी थोड़ा सा बीच में दोनों के बीच में टकराव दिख रहा था यूरोपियन कंट्रीज और इसमें। तो यूरोप अमेरिका को ब्रिटेन से दोस्ती करेगा तो क्या होगा, पूरा यूरोप वाले, उस समय यूरोप में महत्वपूर्ण देश कौन सा था? ब्रिटेन। इसलिए पश्चिमी यूरोप के साथ ही दोस्ती रखता है ताकि इधर किसी अन्य देश का प्रभाव न हो, है कि नहीं। आने वाले समय में फिर चीज़ें चेंज होगी, वर्ल्ड सिनारियो चेंज होगा, क्योंकि बाकी देशों को लग गया कि भाई अमेरिका से दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती भी खतरनाक है, दोस्ती की है तो ईरान उनको चुन चुन के मार रहे, तो थोड़ा बहुत जो विकास करने की दौड़ में कतर है, दुबई है, ये सब शहर जो है आगे बढ़ रहे थे, तो उनकी अर्थव्यवस्था फिर से, और हो सकता है जानबूझ के अमेरिका ने किया हो पूरे क्षेत्र को फिर से कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि अमेरिका जैसे देश किसी दूसरे को अब बराबर का खड़े होना नहीं देना चाहते। ये हर जगह चलता है। राघव चड्ढा को हटा दिया उन्होंने अचानक से, अच्छा काम कर रहा था, अच्छी चीज़ों को उठा रहा था, क्यों हटाया? क्योंकि लग रहा था कि भाई ये तो ठीक, ये हर जगह पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, पॉलिटिक्स में तो चलता ही है, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी
जो वहाँ का मेन लीडर है, यदि उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा हाईलाइट हो जाए तो होने नहीं देते उन लोग, समझ रहे हो। ये हर जगह छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक पॉलिटिक्स होता है। पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है, अमेरिका किसी को अपने बराबर, रसिया उसके बराबर आ रहा है, लेकिन रसिया दोनों बराबर की कंडीशन में फिर से दिखाई देते है कि नहीं। तो रसिया कुछ दिनों तक कमज़ोर हो गया तो खुश हो रहा था, लेकिन अब फिर से रसिया ताकतवर हो गया और नहीं चाहता कोई दूसरा देश ताकतवर। चाइना, भारत धीरे धीरे विकास कर रहे, अपना अच्छा पोजीशन बना रहे, है ना। भारत को भी परमाणु बम जब बनाया तो अमेरिका ने क्या किया था, सैंक्शंस लगा दिए थे 1998 में, 1974 में भी लगा दिए थे। 1974 में तो पता ही नहीं चला, 98 में पता नहीं चलने दिए, नहीं तो करने नहीं देता वो, ठीक है। फिर हमने बहुत दिनों तक उसको समझाया भाई कि हमने जो बम बनाया परमाणु बम, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फर्स्ट यूज पॉलिसी, है ना, आपका नहीं रखेंगे, जब हमारे पे कोई अटैक करेगा तो फिर हम यूज करेंगे, इस तरीके से समझाना पड़ा। एनीवे, तो रिमलैंड कौन सा क्षेत्र है समझ में आ गया आप लोग को। ये पूरा का पूरा जिसको उसने इनर क्रिसेंट कहा था उसको रिमलैंड कहा, ये क्षेत्र हो गया, मैंने पूरा डाल दिया है, ठीक है। तो स्पाइकमैन ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है, स्पाइकमैन की जो है कहाँ के थे, अमेरिका के थे, मैंने बताया। उन्होंने जब ये सिद्धांत दिया उस समय द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो रहा था, जस्ट खत्म हो रहा था ना। 19 कब दिया था इन्होंने, 1946 में दिया होगा, 44 में दिया था। एक बुक लिखी थी इन्होंने, ज्योग्राफी ऑफ द पीस, तो उन्होंने में ये सिद्धांत दिया था 44-45 में, ज्योग्राफी ऑफ द पीस नामक बुक लिखी थी, उसमें ये सिद्धांत दिया था। रिमलैंड थ्योरी पब्लिश इन हिज बुक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस में, आया समझ में, मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। तो हार्टलैंड सिद्धांत की प्रत्यक्ष आलोचना की और सुधार भी किया उसमें, और यूरेशिया के आंतरिक भाग से हटाकर उसके समुद्री किनारों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसको उसने रिमलैंड कहा हुआ है, आया समझ में। तो ये तो उस समय सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहा था, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, सोवियत संघ हृदय स्थल पर नियंत्रण रखता था, लेकिन सोवियत संघ भी 91 के बाद कमजोर होने लगा, है ना। उस समय तो नहीं, उस समय मजबूत ही था आपका, समुद्री और वायु शक्ति महत्वपूर्ण हो रही थी उस समय जो है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी उस समय, उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया बुक में, और देने से पहले ही मर गया, मतलब पब्लिश होने से पहले ही लिखा था ना वहाँ पे। तो उसकी जो बुक पब्लिश हुई उसके पहले वो मर चुके थे, मतलब मरने के बाद पब्लिश हुई बुक उनकी जो है। तो मरने के बाद भी जिंदा आज पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो व्हाट इज रिमलैंड, ये मैंने बताया, रिमलैंड कौन से आप लोगों को बता दिया, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मैप से समझा दिया था, है ना। पूरा पश्चिमी यूरोप आ गया, पूरा जो है पश्चिमी यूरोप या समुद्री यूरोप भी बोल सकते हैं, जितने समुद्र से लगा हुआ, समुद्री भाग से लगा हुआ यूरोप है वो पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है। कोस्टल यूरोप, तटीय यूरोप आ गया पूरा का पूरा। फिर मध्य पूर्व, मतलब समझते हैं मध्य पूर्व का मतलब है ईरान इराक वाले पूरे देश, पश्चिमी एशिया वाले देश, ईरान इराक सीरिया, जितने भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, कतर बहरीन, सब मैप देख रहे हो, जितना भी आपके जो इधर वाले जितने भी देश है ये पूरे के पूरे आपके जो है मध्य पूर्व के देश कहलाते हैं। तो वो वाले देश पूरे आ जाते हैं, है ना। एटलस जाके देखना, जहाँ पे ईरान कहाँ पर है, इराक कहाँ पर है, सीरिया कहाँ पर है, डिम्पी देखे हो, करंट में न्यूज़ में है, तो कम से कम उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी, मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, खुद से अवेयरनेस इतनी रखनी है कि ईरान में युद्ध चल रहा है, ईरान के साथ जितने भी देश है, ईरान से सटे हुए देश कितने, इजराइल का नाम आता है, इजराइल का बार बार नाम आता है, इजराइल कहाँ पर है, कौन कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है, तो खुद से भी। और आज की डेट में मैंने कहा ना कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, उसकी कमी तो है ही नहीं, है ना। इजराइल की ज्योग्राफी, इजराइल की हिस्ट्री, इजराइल की सब ऐसे करके मारोगे तो पूरे इजराइल के बारे में आपके सामने आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से खुद से भी करंट को कैसे क्या करना है पढ़ने की आदत डालें। हालांकि जब IR वगैरह पढ़ेंगे तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा आप लोग के पास में, उसके बाद और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जैसे होती है तो अपने आप उसको खुद से भी थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस करना है। मिडिल ईस्ट पूरा आ गया, फिर साउथ एशिया आ गया, पूरा पूरा भारत और जितने भी देश है, साउथ ईस्ट एशिया आ गया, ईस्ट एशिया आ गया। तो ये पूरा किस में आएंगे, रिमलैंड में आते हैं। तो एक तटीय पट्टी है, तटीय क्षेत्र जितने भी समुद्र से लगने वाले देश है ना। मैप फिर से देखोगे तो ये क्लियर हो रहा है आपका,
ये पूरा रिमलैंड दिख रहा है ना भाई आपको। तो रिमलैंड में आपका पूरा पश्चिमी यूरोप, समुद्री यूरोप आ गया पूरा। फिर ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वाला पार्ट, ईरान इराक ये वाला सब पार्ट हो गया, भारत हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, पूरा चाइना हो गया, इधर रिमलैंड, ये रसिया हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा रिमलैंड में आ गया। फिर रिमलैंड महत्वपूर्ण क्यों है, सुपीरियर क्यों है, स्पाइकमैन ने रिमलैंड को महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया, है ना। उसके लिए 2-3 कारण जिम्मेदार है। मैंने कहा संसाधन वहाँ पे मिलते हैं थोक के भाव में। फिर यहाँ पे समुद्र और स्थलीय मार्ग दोनों आपस में क्या होते हैं, स्थल और समुद्र दोनों के मार्ग आपस में क्या होते हैं, मुलाकात होती है, दोनों की जो मीटिंग होती है कि नहीं। तो ये एम्फीबियस नेचर का है। लैंडलॉक्ड हार्टलैंड्स भी, लैंडलॉक्ड का मतलब जो स्थल से घिरा हुआ था, हार्टलैंड क्या था, लैंडलॉक्ड था, सिर्फ आर्कटिक सागर में खुलता था। रिमलैंड दोनों मिलता है, बोथ है लैंड और रिसोर्सेस और सी रूट्स दोनों है। तो दोनों फिर से महत्वपूर्ण हो गया आपका जो। दूसरा जनसंख्या और संसाधन, मैंने बताया तेल है, यूरेनियम है, गैस है, ठीक है। भारत जैसे देशों में लोहा वगैरह सब मिलता है, कोयला मिलता है, चाइना में कोयला मिलता है, चाइना में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो पूरा संसाधन यहाँ पे भरे पड़े हैं। पॉपुलेशन मैंने कहा पूरे विश्व की 3/4 पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, तो यही मिल जाएगी। इंडिया चाइना 2 बड़े देश आ गए, फिर वेस्टर्न यूरोप आ गया। आ रही ना बात समझ में। तो जनसंख्या भी है। फिर वल्नरेबिलिटी टू प्रेशर, दबाव के प्रति संवेदनशीलता, मतलब ये है कि रिमलैंड को किसी एक शक्ति, सोवियत संघ या जर्मनी के प्रभुत्व से बचाया जाना चाहिए। मतलब उस समय उन्होंने जो दिया था कि यहाँ तक जर्मनी और सोवियत रूस वगैरह का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं था इस क्षेत्र में, किसी देश का प्रभाव उतना। उस समय जर्मनी भी विस्तारवादी नीति पे काम कर रहा था ना भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। तो हिटलर मरा, उसके बाद चीज़ें चेंज हुई आपकी जो। तो हिटलर वगैरह का प्रभाव भी उतना ज़्यादा इधर उस समय तक नहीं था, करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन। तो इस तरीके से उन्होंने उस दबाव को झेल लिया था, तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आया समझ में। तो ये 2-3 कारण हैं, है ना। उसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो। उच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है, औद्योगिक आर्थिक केंद्र है आज की डेट में, सांस्कृतिक विविधता मिलती है, रणनीतिक जलडमरू मध्य, यहाँ पे स्वेज और मलक्का जलडमरू मध्य भी मिलता है। स्वेज बताया था ना कहाँ पर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्थल और समुद्री शक्ति का संगम है। तो ये रिमलैंड की विशेषता यहाँ पर जो है कि नहीं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, सांस्कृतिक अलग अलग संस्कृति के लोग मिलते हैं। जलडमरू मध्य का मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये वाला स्ट्रेट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेट। तो जो 2 जलीय भागों को जोड़ता है, स्थलीय भागों को अलग करता है। तो ये जो आपका रिमलैंड वाला क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा यहाँ से ईरान इराक होते हुए हम लोग इधर की ओर जाना हो तो इधर इसी रास्ते से जाते हैं। मलक्का जल संधि ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, ये पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जाना है तो कहाँ से जाना पड़ेगा, यहीं से होकर जाना पड़ेगा, राइट। तो ये भी किसके भाग में आ गया, ये रिमलैंड, भारत और ये पूरा भाग रिमलैंड का भाग हो गया। तो ये रिमलैंड के कब्जे में आ गया आपका जो। तो इसलिए पूरे विश्व पे नियंत्रण करने के लिए, विश्व पे व्यापार पे नियंत्रण करने के लिए ये मार्ग महत्वपूर्ण है। और रिमलैंड पे जो कंट्रोल करेगा, इस मार्ग पे भी उसका क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो इस कॉन्टेस्ट में इन्होंने जो है इसका जिक्र किया हुआ है। कहाँ पे किया हुआ है, ये वाला रणनीतिक जलडमरू मध्य यहाँ पे मिलेंगे। स्वेज भी है, स्वेज भी कहाँ पर है आपका, ये आपका स्वेज जो भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है। तो ये भी किस क्षेत्र में पड़ेगा, रिमलैंड वाले में पड़ेगा। ये भी कहाँ पड़ेगा आपका, रिमलैंड वाले में पड़ेगा, है ना। ये पूरा रिमलैंड है ना हमारा, स्वेज कैनल यहाँ पर है। तो रिमलैंड पे जो रिमलैंड के देश आपस में मिले जुले रहेंगे, रिमलैंड पे जिसका कंट्रोल होगा उसका स्वेज नहर पर भी कब्जा होगा, इधर आपका मलक्का जल संधि पर भी क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो पूरे विश्व का व्यापार देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा व्यापार स्वेज और इन्हीं दोनों से होता है। आए बस समझ में। सबसे ज़्यादा यदि पूरे विश्व का व्यापार है तो इन्हीं 2 मार्गों का यूज सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर से पहले अफ्रीका घूम के आना पड़ता था, अब भूमध्य सागर से यहाँ से इधर ही आते हैं हम लोग, जगह दूरी कम करने के लिए। तो ये दोनों किसके कब्जे में आ जाएंगे, रिमलैंड के कब्जे में। तो रिमलैंड इसलिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया आपका जो है।
आया समझ में। और ये सब विशेषताएं यहाँ पे मिलती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसका रणनीतिक महत्व क्या है, वही मैंने बताया, वैश्विक व्यापार मार्गों को नियंत्रित कर सकता है। यदि रिमलैंड को हम देखेंगे तो रिमलैंड क्या कर सकता है, आपका जो है वैश्विक व्यापार मार्ग को क्या कर सकता है, पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। आज ईरान कोशिश वही कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है, हॉर्मुज जल संधि का उस पर ब्लैकमेल कर रहा है पूरे देशों को कि भैया अमेरिका को रोको, नहीं तो मैं हॉर्मुज जल संधि से किसी को भी जाने आने नहीं दूंगा। फिर दूसरा धमकी दे दी बॉब मंडेव, मतलब स्वेज नहर वाले मार्ग को भी धमकी दे दी उसने। कर रहा है ना भाई, जो रिमलैंड ने बताया, रिमलैंड सिद्धांत में जो बताया था वही तो सही हो रहा है आज। उसी का भू राजनीतिक यूज कर रहा है वो आपका ईरान का जो समर्थक हुती जो यमन में रहते हैं, यमन है आपका जो लाल सागर में बॉब मंडेव जल संधि के पास में है कि नहीं। तो रिमलैंड ने 1945 में जो बताया था, आज 2026 में ईरान कहीं ना कहीं उन्हीं दोनों व्यापारिक मार्गों के नियंत्रण की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब रिमलैंड महत्वपूर्ण है, सीधी सी बात है। तो उस रिमलैंड पे जिसका ज़्यादा कंट्रोल होगा वो देश व्यापार पर भी नियंत्रण करेगा। अमेरिका इसलिए खिसियाया हुआ है ना। अमेरिका ने सोचा कि 2-4-10 बम गिराएंगे, ईरान क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने ऐसी पॉलिसी लगाई कि अमेरिका की हालत ख़राब हो गई है। उसने जितने भी आसपास के उसके सहयोगी देश है उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, उनके महत्वपूर्ण अड्डों को, उनके महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को, उनके व्यापारिक क्षेत्रों को क्या करना, टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इजराइल पे भी अब बैलिस्टिक मिसाइल कल दाग दी उसने जो है। तो इतनी उम्मीद नहीं किए थे इजराइल और दोनों ने। तो कहीं ना कहीं युद्ध लंबा खींचेगा आपका जो है, जब तक कि ईरान में सत्ता परिवर्तन न हो जाए। तो वो पूरे विश्व के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है। तो रिमलैंड व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करता है। प्रमुख बंदरगाह, नौसैनिक अड्डे बहुत सारे वहाँ पर मिलेंगे आपको जो, ठीक है। ऊर्जा संसाधन पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट क्या है, तेल और गैस के लिए जाना जाता है कि नहीं। और स्थल और समुद्री शक्तियों के बीच बफर का काम करता है कि स्थल उधर स्थल है, इधर आपका समुद्री, दोनों के बीच रिमलैंड आ जाता है। उधर जाना हो तो रिमलैंड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इधर समुद्र में आना हो तो रिमलैंड क्रॉस करके समुद्र में आना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिमलैंड देखेंगे तो इस सब कारणों से क्या हो जाता है, स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस हो जाता है। आया समझ में, सिंपल सा थ्योरी है और वर्तमान जो युद्ध वगैरह हो रहे उसको समझने के लिए भी काम आएगा आपका। तर्क उसने यही दिया था, हृदय स्थल सुरक्षित है पर सीमित है। उसने कहा था कि हृदय स्थल ठीक है, सुरक्षित तो है, बाहर से अटैक नहीं हो सकते, लेकिन आज की डेट में कोई सुरक्षित तो है ही नहीं। मिसाइल एयरक्राफ्ट कहीं पे भी पहुंच जाएंगे, आपके ड्रोन कहीं भी पहुंच जाएंगे, तो सुरक्षा वाली बात ही खत्म है। रिमलैंड में संसाधन और संपर्क दोनों है। उसने कहा कि हृदय स्थल या हार्टलैंड की तुलना में रिमलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे संसाधन भी और स्थल और जल का संपर्क भी है। जबकि हार्टलैंड में संपर्क सिर्फ लैंड के थ्रू हो सकता है और सी के थ्रू नहीं हो सकता है, जबकि सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे लड़ाई वड़ाई करना उसके लिए भी आज की डेट में इम्पोर्टेंट है, नौसेना। तो इस तरीके से रिमलैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हार्टलैंड की तुलना में। ये किसने बताया था, स्पाइकमैन ने। आया समझ में। तो ये एक सिद्धांत हो गया। फिर इसका जो मेन आइडिया था, इसने ये फार्मूला दिया, उसने दिया था ना कि पूर्वी यूरोप पे जो नियंत्रण करेगा वो हार्टलैंड पे नियंत्रण करेगा, हार्टलैंड पे नियंत्रण करेगा विश्वद्वीप पे करेगा, विश्वद्वीप पे करेगा वो पूरे वर्ल्ड पे करेगा। ये हार्टलैंड किसने दिया था, मैकिंडर ने दिया था। तो उसी को यहाँ पे दिया है कि जो रिमलैंड पे कंट्रोल करेगा वो यूरेशिया पे कंट्रोल करेगा। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया पे कंट्रोल हो जाएगा। आया समझ में। फिर जो यूरेशिया पे कंट्रोल करेगा पूरे विश्व पे क्या कर देगा, उसका भाग्य लिखेगा। आया समझ में। तो उसके स्थान पे ये दूसरा फार्मूला दिया उसने, जो रिमलैंड पे कंट्रोल रखेगा वो यूरोप और एशिया पे कंट्रोल रखेगा, यूरेशिया पर, और यूरेशिया को कंट्रोल करेगा तो पूरे विश्व पे कंट्रोल कर सकता है। तो आज उसी के लिए लड़ाई चल रही है आपकी जो आगे, बस समझ में। तो इस तरीके से रिमलैंड सिद्धांत आपका जो है स्पाइकमैन के द्वारा भू राजनीति को समझाने के लिए दिया गया। लिख लिया ना, दोनों में कंपैरिजन मैंने बता ही दिया, रिमलैंड वर्सेस हार्टलैंड। तो हार्टलैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे कठोर जलवायु है, खराब पहुँच है, मतलब आसानी से वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है, इसलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि मैकिंडर ने बताया था
रिमलैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहाँ पे आसानी से हम पहुँच भी सकते हैं, संसाधन भी और लोग भी रहते हैं। तो ये दोनों में मेन अंतर है। आपके जो दोनों में तुलना पूछेगा तो ये पॉइंट्स मैंने पहले ही समझा दी, वही पॉइंट्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। आ रहे समझ में? तो ये हार्टलैंड वर्सेस रिमलैंड हो गया। ये फिर से उसको चार्ट के रूप में है। मैकिंडर ने क्या कहा था, लैंड पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, इसने कहा दोनों पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी और लैंड। आया समझ में? यहाँ पे सेफ नहीं बताया, ग्रीनलैंड ज़्यादा राजनीतिक भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। भू राजनीति का मतलब इस पे जिसका कंट्रोल रहेगा पूरे वर्ल्ड पे क्या कर सकता है, कंट्रोल। उसने उसको सेफ बताया था, लेकिन आज की डेट में सेफ कोई भी नहीं है। सेफ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अब एयरक्राफ्ट मिसाइल कहीं से भी कहीं भी पहुँच जाते हैं, तो सेफ वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। उसने कहा था कि हृदय स्थल सुरक्षित इसलिए है क्योंकि तीन ओर से हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। अब तुलना करेंगे तो आज रिमलैंड ज़्यादा सही दिखाई देता है। आज की बात करेंगे तो रिमलैंड की थ्योरी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है क्योंकि रिमलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर संसाधन है, लोग हैं और उसी के लिए आज लड़ाई भी हो रही है आपकी जो है। तो रिमलैंड ज़्यादा रिलेवेंट है। दोनों में कंपेयर करोगे तो रिलेवेंट कौन सा ज़्यादा है, तो रिमलैंड। लेकिन पूरी तरह मैकिंडर भी गलत नहीं है, उसने भी जो कुछ चीज़ें बताई थी। आज यूरोप और एशिया के दो हार्टलैंड बताए थे, रसिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, यूएसए, तो वो भी कुछ चीज़ें उसकी भी सही है। तो 100% पूरा गलत पूरा सही यहाँ पे नहीं होगा आपका। कुछ चीज़ें उसकी सही है तो कुछ चीज़ें इसकी भी सही है। तो इस तरीके से उसको आंसर लिखना होता है। तो ये जो सिद्धांत दिया था उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के बाद की स्थिति देखिए, जब कौन सा खत्म हो गया आपका, यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो रिमलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1991 से पहले कह सकते हो हार्टलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हार्टलैंड के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। लेकिन 91 के बाद आपका जो है रिमलैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चाइना उभर करके सामने आया, भारत उभर करके सामने आया, तो रिमलैंड के देश ज़्यादा रोल प्ले कर रहे, भारत और चाइना भी कर रहे, आपका विश्व में एक महत्वपूर्ण अपनी पोजीशन बना रहे। तो इस तरीके से उसने जो बताया था 1945 में, 1944 में कि रिमलैंड ज़्यादा रोल प्ले करेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा विश्व की राजनीति में, तो निभा रहा है, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हो ना भाई? उसने 1945-44 में जो बताया था ये रिमलैंड का क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो वो इसलिए नाटो को ब्रेक नहीं किया था। किसने? अमेरिका ने नाटो ब्रेक नहीं किया आज भी, क्योंकि रसिया कभी भी ताकत बढ़ा करके फिर से अपना महत्वपूर्ण अपना जो प्रभाव बढ़ा सकता है। जैसे नाटो आज भी बना हुआ है, जबकि 1991 में यूएसएसआर विघटन हो गया था तो नाटो को ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि नाटो बनाया गया था रसिया के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए। आई ना बात समझ में? तो उसी प्रकार रसिया ने कुछ बनाया था तो उसी को कंट्रोल करने के लिए नाटो आज भी चल रहा है। ये सब सियाटो वगैरह, इसका फुल फॉर्म क्या देखना है यार? सियाटो और सेंटो, इन दोनों का, नाटो का तो पता है आप लोग को। ये जैसे नाटो यूएसए और उसके सहयोगी देशों का था, उसी प्रकार रसिया ने बनाया था। सेंटो का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहले था, बाद में इसको ब्रेक करके सियाटो बनाया गया था ना। सियाटो भी क्या है इसका फुल फॉर्म? ये भी रसिया का ही है। जैसे नाटो है अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन है, ठीक है। ये कब बनाया गया? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब गठबंधन को कम, इस गठबंधन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका क्या करता है आज जो है, अपनी पॉलिसी बनाता है ना। इसलिए इधर नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक, ये सब पढ़ेंगे, आईआर पढ़ोगे तो उसमें आएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सैन्य गठबंधन है। सैन्य गठबंधन का मतलब होता है कि यदि किसी इनके सदस्य देशों पे किसी दूसरे देश का आक्रमण होता है तो सभी देशों पे आक्रमण माना जाएगा। इस सामूहिक सिद्धांत पे काम करते हैं। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत कहा जाता है, कलेक्टिव
आपका जो है प्रोटेक्शन थ्योरी या सेफगार्ड थ्योरी कहा जाता है। जैसे नाटो के जितने भी सदस्य हैं, कितने अभी 25 33, हाँ ठीक है, जो भी है 30 31 32 जो भी होंगे उतने, तो जितने भी सदस्य देश है, यदि उसके किसी एक देश पे किसी ने क्या कर लिया, अटैक किया, तो सभी देशों पे अटैक माना जाएगा, मतलब सब देश लोग मिलकर के उसके ऊपर टूट पड़ेंगे फिर। लेकिन अभी ईरान में जब हुआ तो बाकी नाटो के देशों ने, क्योंकि अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका पे अटैक नहीं हुआ, तो नाटो ने क्या कहा कि भैया ये तुम पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हो, हमारी लड़ाई नहीं है, इसलिए नाटो के देशों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनडायरेक्टली सपोर्ट जरूर किया हुआ है, कई लोगों ने खुल के विरोध तो नहीं किया, लेकिन विरोध दिख रहा था। तो नाटो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई, है ना। ये सब IR में आपको सोचना पड़ेगा कि नाटो वर्तमान में कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपस में उन देशों के बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहमति कम दिखाई दे रही है वर्तमान मौजूदा। नहीं, भारत ने एक अलग से बोला कि किसी में गुट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुट में जाएंगे तो ये मेरे हेल्प क्यों करेगा, हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, दोनों का बराबर, तो ना USA के गुट में है, नहीं रसिया के गुट में है। तो भारत अपने आप को, इसको कहा था गुट निरपेक्ष नीति, नाम नॉन अलायंस मूवमेंट के रूप में भारत सदस्य देश था वहाँ पे और फाउंडर देश था। तो IR पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, आया समझ में। तो इस तरीके से तो धीरे धीरे ये चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी। तो इस तरीके से आपका जो है चीज़ें, तो ये जो शीत युद्ध के बाद की स्थिति है वो हार्टलैंड कहीं ना कहीं क्या होता है, सही दिखाई, सॉरी हार्टलैंड बोलता हूँ, रिमलैंड कहीं ना कहीं क्या दिखाई देता है, सही दिखाई देता है। आ रही बात समझ में। तो ये रिमलैंड वाली स्थिति हो गई आपकी। वही आलोचनात्मक मूल्यांकन है, तो आलोचना वही है कि वर्तमान में कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है ही नहीं। जिसके पास तीनों सेनाएं मजबूत है वही देश क्या करेगा, राज करेगा, वही कंट्रोल करेगा। और ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। सिर्फ ज्योग्राफी एक साथ होने से ही काम नहीं चलेगा, जैसे वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस है। मध्य ईस्ट पूरी तरह से क्या है, मुस्लिम बहुल देश है। वेस्टर्न यूरोप पूरी तरह से क्या है आपका, क्रिश्चियनिटी वाला कल्चरल है, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है पूरी तरह से। चाइना एक अलग कल्चर वाला देश मिलेगा, भारत और बीच के देश अलग से कल्चर वाले मिलेंगे। तो इतनी ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है कि आपस में एकजुट कैसे होंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया। समझ गया ना भाई, इतने ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है तो सभी देश आपस में मिलेंगे कैसे, मिल जाए तो फिर नो डाउट पावरफुल रोल प्ले करेंगे, लेकिन मिलना मुश्किल है। हालांकि भारत कोशिश कर रहा है किसी देश के साथ भी हमारी कॉन्फ्लिक्शन ना हो, सबके साथ मिलजुल करके करें। चाइना से भी कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन चाइना है कि मानता नहीं है, क्योंकि मालूम है कि भारत भी उसके बराबर खड़ा हो जाएगा, तो बीच बीच में परेशान करते रहता है। थोड़ा सा होता है ना, कुछ पड़ोसी लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी तरक्की नहीं करेंगे और या खुद तरक्की कर लेते दूसरे को तरक्की नहीं करने देंगे वाले रूल पे चलते है ना। एक तो वो चाइना हो गया, खुद तो तरक्की करते जा रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन बीच बीच में भारत में परेशान करते रहेगा ताकि भारत ज़्यादा विकास न कर सके। पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इनडायरेक्टली ताकि भारत ज़्यादा मजबूत ना हो सके, है कि नहीं। और पाकिस्तान तो खुद तरक्की कर पा रहा है, नहीं हमको तो नहीं रोक पा रहा है, लेकिन उसका नुकसान खुद को ज़्यादा हो रहा है उसको जो। तो आज पाकिस्तान और भारत दोनों साथ साथ स्वतंत्र हुए थे, और पाकिस्तान का हार भारत, तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले खुद गड्ढे में गिरोगे, खुद ही विकास नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो जीवन में भी यही लागू होता है, हम दूसरों के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो खुद भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पाकिस्तान को देख के लगता नहीं लगता है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके जो है रिमलैंड में भी, जैसे भारत पाकिस्तान की नहीं पड़ती है, भारत चाइना की ठीक से नहीं पड़ती है, मिडिल ईस्ट में अपने आप में देशों में नहीं पड़ती है, दिख रहा है। तो जब आपस में लड़ मर रहे हैं तो फिर रिमलैंड एक साथ कैसे आ सकता है। तो ये एक समस्या आलोचना की गई उसकी जो है। और फिर प्रौद्योगिकी का उदय, वर्तमान में साइबर युद्ध अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने बफर जोन के रणनीतिक लाभ को कम कर दिया है। मतलब आप कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, साइबर हैकिंग कर लिए, साइबर अटैक करके पूरी अर्थव्यवस्था से लेके, है ना, भारत के पूरे नेटवर्क को कब्जा कर लिया किसी ने, तो पूरा अर्थव्यवस्था एक दिन में चौपट हो जाएगी। भविष्य में ऐसी भी लड़ाई होगी, भविष्य में लड़ाइयाँ ऐसी भी होंगी कि हैक कर लिए और वहाँ की पूरी सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। तो अभी ड्रोन से हो रही है ना, अभी भी कुछ हथियारों का यूज हो रहा है, बाद में बिना हथियार की लड़ाई होगी। समझ गए, बैठे बैठे अपना हैक कर लिया और पूरा अर्थव्यवस्था और वहाँ के सिस्टम को ख़त्म कर दिया, समझ गए।
तो ये सब चीज़ें चलते रहेंगी। तो इस तरीके से वर्तमान में रिमलैंड हो चाहे हार्टलैंड हो, कोई भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जो है डिपेंड करता है आपके पास किन देशों के पास कितनी स्थल, जल और वायु शक्ति है, और फिर साइबर वगैरह तकनीक जो डेवलप हो रही है उसका कितना विकास कौन सा देश कर पा रहा है। मतलब जैसे अमेरिका, अब साइबर अटैक का मतलब है कि सैटेलाइट बंद कर दो अमेरिका का या चाइना का, भारत का। हमारे पास ऐसे मिसाइल भी बना दिए गए हैं जो जाके ऊपर जाके सैटेलाइट ही, यानी चाइना ने डेवलप कर लिया, अमेरिका ने डेवलप कर लिया। तो कल के दिन में युद्ध लड़ाई होगी चाइना और अमेरिका की, रसिया की, तो ऊपर सैटेलाइट पे भी मिसाइल छोड़ेंगे, समझ गए। तो सैटेलाइट ख़त्म तो पूरा तुम्हारा जो सिस्टम है वो सब खत्म है ना। उसको फिर नया स्थापित करने में टाइम लगेगा ना भाई। सैटेलाइट को फिर नया भेजोगे, कब भेजोगे, कैसे भेजोगे, तो टाइम लगेगा, एक दिन में थोड़ी बनती चीज़ें। तो इस तरीके से है। तो वर्तमान में इसकी रिलेवेंसी क्या है, भारत, प्रशांत और चीन। तो आज देखेंगे तो भारत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर करके सामने आया। रिमलैंड का ही भाग है ना भारत, तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है कहाँ पर, वर्ल्ड में। चाइना उभर करके सामने आया हुआ है, वो भी विश्व को चुनौती दे रहा है। फिर क्वाड जैसे संस्था, क्वाड में 4 देश है, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। रिमलैंड को मुक्त और खुला रखने का एक आधुनिक प्रयास है। क्वाड जैसे देश जो है आपका जो है, तो वो आपका रिमलैंड को क्या करना चाहते हैं, आपका मुक्त और ओपन रखना चाहते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार कोई लड़ाई ना हो चाहते आपका जो, ताकि वहाँ पे शांति रहेगी तो बाकी देशों में भी क्या रहेगी, शांति बनी रहेगी। आया समझ में। नॉर्थ कोरिया रिमलैंड में आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा। हाँ, कोरिया वाला पूरा पार्ट आ गया आपका, तो नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिमलैंड की क्या था आपका जो है सिद्धांत था। निष्कर्ष वही है कि वैश्विक शक्ति के खेल को समझने के लिए स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। हालांकि तकनीक बदल गई है। यूरेशिया के तटीय किनारों के नियंत्रण के लिए मौलिक संघर्ष आज भी प्रमुख विश्व शक्तियों की विदेश नीतियों को प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा तकनीक जरूर बदली है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो विश्व में नियंत्रण के लिए, विश्व पर प्रभाव डालने के लिए रिमलैंड के सभी देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत, चाइना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज लड़ाई झगड़ा चली रहा है उसके कारण से, तेल संसाधनों के कारण से, है ना। वहाँ पे ईरान को पावरफुल देश के रूप में उभरने नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए लड़ाई चल रही वहाँ पे जो है कि नहीं। इजराइल से पड़ती क्यों अमेरिका की, क्योंकि इजराइल ठीक है वहाँ पे, तो मध्य एशिया पे, मध्य पूर्व देशों पे कंट्रोल है। हाँ, तो इजराइल और अमेरिका सपोर्ट इसीलिए रहता है। आया समझ में। तो सब ये पॉलिसी है। तो ये हो गया आपका स्पाइकमैन का सिद्धांत। तो ये हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी और सीमा और सीमांत, ये 3 टॉपिक हो गए पॉलिटिकल ज्योग्राफी के सिद्धांत से। मेरे ख्याल से एक ही बचे अब, क्रिस्टोलर एंड लॉस, जो नगरीय भूगोल का है। तो कल भी हो सकता है मैं तुम लोग की क्लास लूँ, ऑप्शनल की भी बुला लूँगा 1 आध घंटे में, वो भी ख़त्म करके मंडे से थोड़ा सा 1-2 दिन फिर छोड़ के फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो एक ही 2 ही बचा है ना मेरे ख्याल से, क्रिस्टोलर एंड लॉस। इन दोनों का लॉस छोटा सा ही है, इसी का संशोधन है लॉस का। तो क्रिस्टोलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी बचा हुआ है। तो ये आपका अर्बन सेटलमेंट के कंटेक्स्ट में दिया गया। अर्बन सेटलमेंट, नगरीय बसाव को कैसे जो है कंट्रोल में किया जा सकता है, उसके कंटेक्स्ट में दिया गया है। तो एक सिद्धांत बचा हुआ है, तो ये कल हम लोग देखते हैं उसको समझने के लिए। तो उसके बाद मॉडल एंड थ्योरीज खत्म हो जाएगी, फिर सेटल